स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछली दो वीडियोस से आपका वही चैप्टर चालू है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें एक दो क्लासेस और होंगी, फिर यह आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स करवाए गए हैं उनकी PDF हमारी वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा और उस पर जो और सब्जेक्ट्स की क्विज़ेज़ हैं उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ए नैनीताल में, बी पौड़ी में, सी टिहरी में या ऑप्शन डी कालसी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी कालसी में। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। और वहाँ से आपको सम्राट अशोक की क्या मिलता है? एक शिलालेख भी मिलता है, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। कहाँ कहाँ से कौन कौन से शिलालेख मिले हैं सबके बारे में आपको बताया था। उनके स्थानों के बारे में, किस में क्या विशेष बात कही गई है, वह भी हमने चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है। पहला धौली उड़ीसा, दूसरा एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, तीसरा जौगढ़ मध्य प्रदेश और चौथा कालसी कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल दो युग्म, ऑप्शन सी केवल तीन युग्म और ऑप्शन डी सभी चारों युग्म। और देखिए यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे हमने कहा भी था जो अभिलेख वगैरह हैं सम्राट अशोक के, वे बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा कहाँ मिलता है ये भी हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो धौली आपका कहाँ है? धौली उड़ीसा दे रखा है, लेकिन धौली कहाँ पर है? धौली, देखिए धौली कहाँ है? धौली उड़ीसा में ही है, तो यह तो आपका सही है, यानी कि धौली उड़ीसा आपका सही हो गया। दूसरा एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। तीसरा जौगढ़ मध्य प्रदेश, तो देखिए जौगढ़ आपका मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? जौगढ़ है आपका उड़ीसा में। और फिर कालसी कर्नाटक, तो देखिए कालसी आपका कर्नाटक में ना होकर के कहाँ है? कालसी है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या पूछा है? कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर दो सही सुमेलित हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो युग्म सही सुमेलित हैं। और देखिए आजकल जो RPSC का पैटर्न है वह भी आपसे अधिकतर यही पूछती है कि कौन से सही हैं, कितने सही हैं। तो वहाँ पर आप जैसे पहले थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते थे, लेकिन अब आप उसमें अंदाज़ा ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद रखनी है। देखिए हम यहाँ पर और आपको बता देते हैं कौन कौन से कहाँ पर हैं। तो देखिएगा जो यहाँ पर रह गए हैं उन्हें बता देते हैं। तो एक है कौन सा? शाहबाजगढ़ी। पहले भी आपको बताया है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान, पेशावर में। फिर देखिए यहाँ पर देखें जूनागढ़, जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ कहाँ है? हम सभी जानते हैं, ये गुजरात में है। इसके अलावा यदि एक और देखें तो सोपारा, सोपारा कहाँ है? सोपारा है महाराष्ट्र में। फिर यदि आप देखें तो देखिए धौली जौगढ़ ये आपका यहाँ आ गया, एर्रगुड़ी आ गया। कुल कितने हैं? कुल हैं 8। कितने हैं? 8। वैसे 14 हैं, लेकिन 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान से, जूनागढ़ गुजरात से, सोपारा महाराष्ट्र से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए धौली उड़ीसा से, एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश से, जौगढ़ उड़ीसा से और कालसी उत्तराखंड से। तो ये आपके कुल 8 बृहद शिलालेख हैं। आप इन्हें याद रखिएगा कौन सा किस स्थान से मिला है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वे भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए
12वां शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन सी 11वां शिलालेख और ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण या धार्मिक समन्वय की चर्चा करता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 12वां शिलालेख जो है अशोक का, वह किसके बारे में बात करता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है। अब देखिए यहाँ पर हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा शिलालेख या कौन सी चीज़ में क्या चीज़ें डिटेल से लिखी गई हैं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। बार बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार आप इनको एग्ज़ाम में देखेंगे भी, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो 12वां शिलालेख है वहाँ से आपको पहले ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे आपको धार्मिक संश्लेषण यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही गई है। उसमें क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस में देखें और क्या दिया गया है, तो आपको दूसरे के बारे में दिया गया है, द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में क्या है? तो देखिए इसमें संगम राज्य का नाम है एक। तो देखिए इसमें दो एक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एक तो संगम स्टेट के बारे में यहाँ पर कहा गया है और दूसरा यहाँ पर बात की गई है इसमें जानवरों के उपचार की। किसकी? जानवरों के उपचार की। फिर देखिए आपके पास है 11वां शिलालेख और फिर है 13वां। तो देखिए 11वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 13वां जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ये कि ये सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है। जितने भी आपको शिलालेख मिलते हैं उनमें लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ा है। दूसरा आपको यहीं से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको जो मौर्यों के या अशोक के जो फॉरेन रिलेशंस थे उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। क्या होता है? यहाँ से आपको मौर्य काल के विदेश संबंध, इनकी भी जानकारी आपको यहीं से मिलती है। अब देखिए एक बार हम आपको बता देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए पहला जो शिलालेख है उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपसे कहा गया है कि जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे में संगम राज्य का नाम आता है यानी चोल, पांडे, ये सभी, और जानवरों के क्या उपचार होंगे उसकी बात कही गई है। तीसरे में कहा गया है कि ब्राह्मण और जो सरमन थे यानी कि जो घर में रहकर पूजा पाठ करते थे उनके प्रति आदर रखना चाहिए। तो ये आपको दिखाता है कि जो अशोक था वह सभी धर्मों को मानता था और वह बुद्ध धर्म में बदल गया, लेकिन उसने हिंदू धर्म की इज्जत करना या रिस्पेक्ट करना तब भी नहीं छोड़ा था। फिर चौथा शिलालेख कहता है वो अशोक के धम्म के बारे में बताता है। चौथा किसके बारे में बताता है? चौथा बताता है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, चौथा भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ बताता है धम्म के बारे में। जैसे 13वां बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए 5वां बात करता है धम्म महामात्र की। चौथे में धम्म आ जाएगा तो 5वें में धम्म महामात्र आ जाएगा, जो कि धम्म को जगह जगह फैलाता था। 6वें में बात कही गई है, अशोक के 6वें जो शिलालेख है उसमें कहा गया है कि जो राज्य है उसकी प्रायोरिटी है लोगों की भलाई करना, वेलफेयर करना, जो कि आपको DPSP यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी मिलता है। तो देखिए हमारा संविधान ये नहीं है कि पूरी तरीके से हमने और देशों से ही टीपा या छापा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड की गई हैं जो पुराने समय थी। 12वां हमने आपको बताया, 13वां बताया, 14वें में उसने कहा है कि उसने बताया है कि इस धर्म का आखिर पर्पज़ क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उसने और 14वें ही जो शिलालेख है उसमें बताया गया है कि चंद जो सम्राट अशोक है उसने ये आदेश दिया है कि पूरे दुनिया भर में उसके जगह जगह शिलालेख और स्तंभ लगाए जाएं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसी में उसने कहा है कि सभी लोग मेरे पुत्र हैं। तो ये भी अशोक ने 14वें जो उसका शिलालेख था उसमें कहा है, याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि
सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण की आपको बात मालूम पड़ती है, जो कि हमने बताई। फिर दूसरे में क्या कहा गया है, 13वें में, 14वें में, इनमें क्या कहा गया है, ये हमने यहाँ पर आपको बताया है। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे कि ये बात किस शिलालेख में कही गई है, या ये चीज़ किस शिलालेख में है, कौन सा शिलालेख इस चीज़ के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन है ए शिलालेख प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख। आगे देखते हैं ऑप्शंस को, तो देखिए ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, या ऑप्शन सी 12वां शिलालेख, या फिर ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा है। अभी हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट भी है, कलिंग विजय के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है, तो 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए 13वें शिलालेख की आपको क्या बात याद रखनी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एक तो यह सबसे बड़ा है, इसमें अधिकतर चीज़ें हैं, और इसमें कलिंग अभियान के बारे में भी बातें कही गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो देखिएगा, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से, किससे, 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद, हमने आपको बताया था 8वें वर्ष में युद्ध लड़ता है, 10वें में कहाँ जाता है, बोध गया, 20वें में लुम्बिनी, अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 13वां शिलालेख। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको और कौन कौन से दिए गए हैं, 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख किसके बारे में बात करता है, तो ये देखिए धार्मिक सहिष्णुता के बारे में 12वां शिलालेख बात करता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या थे, उनको भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसी प्रकार से करते करते आपके सभी शिलालेख पूरे हो जाएंगे, 14 के 14। पहला शिलालेख किसके बारे में बात करता है, तो पहला जो शिलालेख था उसमें बात कही गई है जानवरों के प्रति अहिंसा। क्या बात कही गई है इसमें, जानवरों के प्रति अहिंसा के लिए कहा है सम्राट अशोक ने कि हमें जानवरों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा शिलालेख, तो देखिए ये हमने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया, संगम साम्राज्य और उन सभी के बारे में बात करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन है आपके पास, ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रुमनदेही स्तंभ लेख द्वारा, सी ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, या फिर ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख से आपको कलिंग युद्ध का विवरण पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ऑप्शन है ए मास्की अभिलेख, बी रुद्रदामन अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखिए इनमें से किस में है, तो इन सभी में से उसका उल्लेख आपको मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए कलिंग का वर्णन आपको किन दो, कलिंग युद्ध जो था उसका वर्णन आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए कलिंग का वर्णन एक तो आपको 13वें शिलालेख में मिलेगा, और एक आपको कहाँ मिलेगा, एक आपको मिलेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख। दोनों को ही आप याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यह भी पूछ ले कि निम्न में से किन किन में आपको कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर आपको दोनों ही याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें क्या कहा गया है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखिए
नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ली जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। और ध्यातव्य है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। तो देखिए, एक तो खारवेल का था जो हमने आपको कहाँ पढ़ाया, जो हमने आपको महाजनपद काल में बताया कि कौन उसे जीत करके लाया था और वहाँ से जिन प्रतिमा लेके गया था वो। और दूसरा आपको फिर मिलता है कलिंग का वर्णन कहाँ पर, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में, जहाँ पर वो अपने युद्ध का वर्णन देता है और बताता है कि जब इतनी सारी मौतें हुई, लोग इतने सारे मरे, इतने सारे बंदी बने, तब उसने वह दृश्य देखा तो उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ा और वह पूरा पश्चाताप जो है वहाँ पर व्यक्त करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन है ए शिलालेख 13वां, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख या फिर ऑप्शन डी भाब्रू लघु शिलालेख। तो देखिए, हमने आपको बताया रिलीजियस टॉलरेंस या फिर धार्मिक सहिष्णुता किस अभिलेख में है, तो वो है आपके 12वें शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। 13वां किससे संबंधित है? 13वां है कलिंग से। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब वहाँ पर इतने लोग मरे तो उनकी 13वीं भी करनी पड़ी होगी, तो इसीलिए उसको 13वें शिलालेख में लिखवा दिया। आप देखिए, याद रखने के लिए कभी कभार ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में लानी पड़ेंगी जिससे थोड़ा बहुत आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाएं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं कि भाई एक मेजर चीज़ उसमें ये कही गई है कि आप सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी कृष्णदेव राय। देखिए, पूछा है आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत ही आसान है यदि आप शांत दिमाग से सोचेंगे। तो देखिए, जहाँ पर इसमें कुल मिलाकर इसका सार क्या निकल रहा है? इसका सार निकल रहा है धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि आपको हर धर्म को समान रूप से सम्मान देना है। ये नहीं कि सिर्फ अपना ही धर्म सबसे ऊंचा है, जो कि हम आज मानते हैं। भारत में आज यही हो रहा है। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद को फॉलो कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वास्तविकता में उनसे हम कोसों दूर हैं। तो देखिए, धार्मिक सहिष्णुता की बात किसने की थी? वो की थी सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। किस में? तो ये बात कही गई थी 12वें शिलालेख में। अब अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन है ए पहला और 10वां शिलालेख, ऑप्शन बी पहला और 11वां शिलालेख, ऑप्शन सी दूसरा और 13वां शिलालेख और ऑप्शन डी दूसरा और 14वां शिलालेख। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, क्या है कि अब 13वें के बारे में अधिकतर लोग याद करके ही जाएंगे, तो वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पूछना चाहेंगे जो एकदम से ही अलग हो या फिर कंफ्यूज करे। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर क्या पूछा है? संगम राज्य के बारे में। तो देखिए, आप यदि ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में, तो संगम राज्य के बारे में कहाँ बताया है? एक तो दूसरे शिलालेख में बताया है, तो यानी कि सी और डी 2 हो गए। और इसके अलावा संगम राज्य के बारे में 13वें शिलालेख में भी लिखा है, जिसमें कि उसने कलिंग के बारे में लिखा है, वहीं संगम के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। दूसरे और 13वें शिलालेख में ऐसा लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों कौन कौन से? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका की सूचना, जबकि
13वें शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख आपको मिलता है। और देखिए ये सभी क्यों उल्लेखित हुए, तो इसका एक कारण था। मौर्यों के काल में जो व्यापार था वो बहुत ही शानदार तरीके से विदेशों में होता था और इसीलिए अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी उस समय। तो यहाँ पर क्या थे, इन सभी, अब आप देखेंगे तो ये दक्षिण में कौन कौन से हैं, वही आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी। और इन सभी में क्या थे, तट थे, वहाँ से व्यापार हुआ करता था और तट के ऊपर ही झगड़ा हुआ था जिस पर कलिंग युद्ध हो गया था पूरा। तो यह भी आपको याद रखना है। कौन सा था, ताम्रलिप्ति, एक ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था वहाँ से, उसके चक्कर में युद्ध हुआ था। और इसके बाद में अशोक क्या बनता है, अशोक बुद्ध को फॉलो करता है, निग्रोथ उसको बुद्धिज्म में लेके जाता है और अशोक जो है 250 BC में अपनी धम्म यात्रा प्रारंभ कर देता है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किन किन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर ए चोल, बी पांड्य, सी सत्यपुत्र और ऑप्शन डी सातवाहन। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। सातवाहनों का उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिलता है। आपको चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, इनका आपको उल्लेख मिलता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि इनका उल्लेख है और वही नाम याद रखें। इसके अलावा यदि कोई और आपको नाम ऑप्शन में दिखता है तो वह वहाँ पर उसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था। ऑप्शन है ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया या ऑप्शन डी सीरिया। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिस्र। कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था, यह आपको याद रखना है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सीरिया में कौन था, तो देखिए वह भी याद रखिएगा क्योंकि इनके साथ भी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। सीरिया में कौन था, सीरिया में था आपका एंटियोकस द्वितीय। कौन था, एंटियोकस द्वितीय। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो देखिए मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो देखिए किन किन राजाओं के साथ संबंध थे, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख से। इम्पोर्टेंट है। 13वें शिलालेख के आगे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए जिसमें देखिए कौन कौन थे, अंतियोक यानी कि एंटियोकस द्वितीय कहाँ का था, सीरिया का शासक। तुर्मे या तुरामे यानी कि टालेमी सेकंड या फिलाडेल्फस कहाँ का था, मिस्र का राजा था। फिर अंतकिनी यानी कि एंटीगोनस, तो ये कहाँ का था, मकदूनिया का। और देखिए आपको नाम ये वाले याद रखने हैं जो ग्रीक में है क्योंकि हिंदी वाले नाम वो आपको अब ऑप्शन में नहीं देगा। फिर देखिएगा अगला मग कहाँ का था, साइरीन का शासक था। और अलेक्सुंदर यानी कि एलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा हुआ करता था। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस समय में कौन सा शासक कहाँ का राजा था। तो देखिए एक बार इसे पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले तो किन किन राजाओं के साथ विदेश में उसके संबंध थे, यह जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यह जानकारी आपको प्राप्त होती है कहाँ से, अशोक के 13वें शिलालेख से, पहली चीज़। दूसरा, 5 राजाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन के, एंटियोकस द्वितीय सीरिया, फिर टालेमी मिस्र का, फिर एंटीगोनस मकदूनिया में और मग कहाँ पर, मग साइरीन में। इसके अलावा एलेक्जेंडर कहाँ पर, एपाइरस या एपीरस। ये आपको इम्पोर्टेंट नाम है जो कि याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। ऑप्शन है ए मिस्र का, बी कोरिंथ का, सी मैसिडोनिया का या ऑप्शन डी सीरिया का। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिस्र का। कहाँ का राजा था उस समय तुर्मे, तो वह था मिस्र का राजा। अब देखिए यहाँ पर हमने
और जिनकी बात करी तो मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा कौन था? एंटीगोनस। कौन था? एंटीगोनस। तो इसका भी नाम याद रखिए, अभी आपको बताया ही, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर देख लीजिए जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फिर सीरिया का राजा कौन था? तो देखिए यह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंटियोकस सेकंड कौन था सीरिया का राजा? तो सीरिया का था एंटियोकस सेकंड। ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ऑप्शन है आपके पास ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य या ऑप्शन डी पल्लव। तो देखिए हम जानते हैं 5 देशों के साथ आपको संबंध देखने को मिलते हैं, किसके? मौर्यों के, और उनमें भी सम्राट अशोक की। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मौर्य। कहाँ कहाँ थे इनके संबंध? तो सीरिया में थे, इसके अलावा मिस्र में थे, और मकदूनिया में थे, साइरीन में थे, और एपायरस में थे। तो ये आपको देश और उनके राजा, इनके नाम भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन है ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, या ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, या फिर यहाँ पर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है धम्म का, आपसे प्री या मेंस कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा कि आखिर यह क्या कहता है धम्म का कंसेप्ट अशोक का, और इसकी परिभाषा क्या थी। कई लोगों ने अलग अलग परिभाषा भी दी है, वो भी हम बात करेंगे कि किस ने क्या कहा है अशोक के धम्म के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अब एक एक करके इसकी हम बात कर लेते हैं धम्म के बारे में। तो देखिए धम्म क्या था? तो धम्म देखा जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें थीं, जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक उस समय की चीज़ें थीं, उन दोनों का एक मिश्रण था। इसमें क्या होता था? तो इसमें देखिए एक तो ये नैतिकता की संहिता थी कि आपको ये कार्य करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। दूसरा यदि हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें लोगों की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां तय की गई, जैसे कि आज के समय में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप उन्हें माने या ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन संविधान आपसे ये अपेक्षा करता है। उसी तरह से, उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने जो है कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की लोगों की, यानी कि नैतिक जिम्मेदारियां। इसके अलावा उसने लोगों को कई अच्छी चीज़ें यानी बहुकायने उन्हें कहते थे, उनके लिए इनकरेज किया कि साहब आप इन्हें कीजिए और बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धम्म में ही अशोक का कहना था कि साहब जो राजा है वो पिता की तरह है और जो प्रजा है वो संतान की तरह है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए धम्म जो है आज के समय में आप यदि इसे लिंक करें तो आप कैसे याद रखेंगे? धम्म उस समय का फंडामेंटल राइट था, उस समय की DPSP थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और उस समय की फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता था? धम्म। तो देखिए जिन चीज़ों पर हम 1947 में पहुँचे, हमें इतने वर्ष लग गए, वो सभी चीज़ें एक व्यक्ति कितने वर्ष पहले कर चला गया, लेकिन हमारा देश धार्मिक चीज़ों में पड़ गया और हम उन्हीं में पिछड़ गए और उन्हीं में ही हम गुलाम बन गए। अब इसके अलावा देखिए यदि हम धम्म पर बात करें तो जैसे कि हर्ष का दरबारी था एक कल्हण, उसकी पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। उसमें कहा है कि साहब अशोक भगवान शिव को मानता था। ऐसी कुछ चीज़ें भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन धम्म के बारे में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये आज के टाइम का फंडामेंटल राइट है, DPSP है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये 3 टर्म आपके दिमाग में रहेंगे तो आप वैसे ही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और यदि मेंस आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें जब आप उत्तर के एंड में लिखेंगे अपने आंसर में कि यह आज के समय के मूलभूत अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के समान है, तो ये चीज़ें आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करती हैं और एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है इन सभी चीज़ों का। अब देखिए हम
जो अशोक का धम्म है उसकी यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है अशोक के धम्म के बारे में। तो देखिएगा, अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। कैसी थी? नैतिक संहिता, यानी कि मोरल कोड था, जो हमने आपको शुरुआत में बताया। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से, कौन कौन से? तो देखिए याद रखिए, दूसरा शिलालेख और सातवां शिलालेख, इनके माध्यम से संदेश देता है कि अपासनवे बहुकायने, बहुकायने हमने अभी आपको बताया, बहुकायने क्या होती हैं? अच्छी आदतें। क्या होती हैं? बहुकायने, याद रखिएगा, अच्छी आदतें। हमने यह टर्म बोला भी था, तो इसे ज़रूर याद रखिए। बहुकायने दया दाने सचे सोचिए मादिये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। ये अशोक के शब्द हैं दूसरे और सातवें शिलालेख में। आगे देखिए, इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो देखिए, ये सिर्फ आप किसी एक चीज़ से धर्म को डिफाइन या परिभाषित नहीं कर सकते। अशोक का धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, और यह कौन कौन से आपको शिलालेख में मिलती है? दूसरे और सातवें में। इसकी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो हमने आपको बताई। इसके अलावा आज के समय की किन चीज़ों से लिंक करके आप देख सकते हैं, तो वह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ऑप्शन है ए शिला अभिलेख प्रथम, ऑप्शन बी शिला स्तंभ अभिलेख 5वां, सी शिला अभिलेख 9 और ऑप्शन डी शिला अभिलेख 11। यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस शिलालेख में क्या बात कही गई है। तो आपके लिए शिलालेख और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्हें करना काफ़ी आसान होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। सही उत्तर है यहाँ पर आपका कौन सा? तो देखिए, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ अभिलेख 5। 5वें स्तंभ अभिलेख में ये बात कही गई है किसके द्वारा? तो यह कही गई है अशोक के द्वारा कि हमें पशु बलि पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पहले शिला अभिलेख में प्लस देखिए 5वें स्तंभ अभिलेख में तो कहा ही है, और इसके अलावा पहले शिलालेख में भी यह बात कही गई है। दोनों में अंतर है, एक स्तंभ लेख है और एक शिलालेख है, तो दोनों को ही आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिएगा, अशोक के प्रथम शिलालेख में, कौन से में? प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। क्या लिखा गया अशोक के समय? देखिए क्या लिखवाया उसने, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। तो उसने स्वयं के बारे में बताकर भी जनता को मोटिवेट किया। आगे देखिए, 2 मोर एवं 1 मृग, इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो देखिए, एक राजा के लिए कितनी बड़ी बात थी उस समय, वरना वो सम्राट था, चाहता तो यह भी कर सकता था कि लोगों के ऊपर रोक लगा देता और खुद आराम से खाता, नहीं भी लिखवाता इन चीज़ों को तो भी क्या ही फर्क पड़ता। लेकिन इसीलिए शायद उसे अशोक महान सम्राट की गिनती में गिना जाता है। इसी प्रकार से गांधी जी भी थे, जिन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक बुक लिखी है, कभी आप समय निकाल करके पढ़िएगा तो आपको ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति अपने बारे में इतना सच भी लिख सकता है, जिसे आप बोलने में या अपने मन में ही आप स्वयं के लिए आपके कुछ ऐसे सच होंगे जिन्हें आप नकार देंगे मन में, उनकी सच्चाई जानते हुए भी, लेकिन उन्होंने फिर भी वह चीज़ लिखी है। आगे देखिएगा, 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्य अभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख। तो देखिए, ये सभी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और इसके अलावा प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन
तिष्य और पुनर्वसु के दिन तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया ना किया जाए। तो हर प्रकार से लगभग वहाँ पर आपको पशु बलि पर रोक देखने को मिलेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन है ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, या ऑप्शन डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। और यह आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट डीप क्वेश्चन है। देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1 सोहगौरा ताम्रपत्र। कौन सा? सोहगौरा ताम्रपत्र। इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? तो इससे आपको जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक के समय में संकट काल में जो अन्न जो है उसमें कहा गया है कि अन्न को हमें संभाल कर रखना चाहिए, सुरक्षित करके एकत्र रखना चाहिए, जिससे कि संकट काल में यह आपके काम आ सके। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें यदि, तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगारा जिले जो कि बांग्लादेश में है वहाँ से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व की 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा कि कहाँ से किस चीज़ की पुष्टि होती है। कई सारी और भी प्रशस्तियाँ आपको मिलती हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति मिलती है जिसमें 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। इसको क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इस पर कारवाकी और तिवर के नाम हैं जो हमने आपको शुरुआत में बताए। इसी पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी और जहांगीर ने भी इसमें 12 पॉइंट अपनी तरफ से लिखवाए। और जब अशोक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कुणाल लेता है और दूसरा जो था उस भाग को कौन ले लेता है? दशरथ ले लेता है। दोनों क्या थे? दोनों ही इसके पौत्र थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से करें। कूट क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन सी क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर हम पुनः इन कथनों को ध्यान से देखते हैं। कथन ए क्या कहता है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है। सम्राट अशोक कलिंग पर हमला करता है और उसे अपने साम्राज्य में जोड़ भी लेता है। फिर देखिए कारण आर क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था या बंदरगाह था उसके ऊपर यह युद्ध हुआ था। दोनों ही सही हैं और कारण भी इसका सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर यानी कि कारण ए कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब देखिए कलिंग जो युद्ध था उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो देखिए कलिंग में क्या था? मौर्य साम्राज्य का एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। तो देखिए यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, यदि कई बार पूछ ले कहीं डीप में से चीज़ों को। कौन सा था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। और ये वहाँ से क्या करते थे? दक्षिणी एशिया के साथ मौर्य अपना व्यापार किया करते थे। उस ही बंदरगाह पर जो कलिंग का राजा था वो अपना अधिकार बताता था और इनके व्यापार में हस्तक्षेप किया करता था। और इसी कारण से सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी जो हमने आपको बताई। और वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा नंदराज था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, फिर आपको पूरी कहानी मालूम ही है।
अब यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था और यही कारण था कि अशोक उस पर आक्रमण करता है और उसे मिला लेता है। इसके अलावा हमने आपको बाकी की चीज़ भी बताई कि और प्रमुख कारण इसमें क्या रहा, तो वह भी आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह वाला जो कारण था वह भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर हम इन कथनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला कथन क्या कहता है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। बिल्कुल सही है, आपको एक भी मौर्य शासक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया हो। दूसरा, भू कारण है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। तो देखिए ऐसा आपको कहीं भी उस समय नहीं मिलता है, यानी कि आपका ए सही है पर आर गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय मिलता है। सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, सातवाहनों ने। भूमि अनुदान, धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी और भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन भी प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिला, क्या, जब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो वहाँ तो इसकी बात करेंगे ही अगले ही चैप्टर में मौर्योत्तर काल में, लेकिन यहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान के साक्ष्य मिलते हैं वो मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के मिलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हेमू। आरएएस प्रीलिम्स में पूछा है लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, शुरुआत में ही हमने ये आपको बताया भी था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। जब देखिए हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर उस युद्ध को हार जाता है और अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करवा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसी के साथ में, हेलेना के साथ में, वो अपना एक दूत भी भेजता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में ही रहता है, सभी चीज़ों को नोटिस करता है और उसके बाद में इंडिका नामक अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसमें आपको मौर्यकालीन अधिकतर चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। काफ़ी सारी जानकारी आपको मौर्यकाल की मेगास्थनीज की जो इंडिका है उससे ही प्राप्त होती है। तो यह भी आपको एक चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा देखिए हमने बात की थी कि पाटलिपुत्र के महलों के बारे में भी इसने काफ़ी चर्चा की है कि यहाँ लकड़ी के महल थे, कितने शानदार थे, वो सभी चीज़ें भी मेगास्थनीज ने बताई हैं आपको। तो इनका वर्णन भी आपको वहाँ पर मिलता है। और इसने मेगास्थनीज जो था, इसने शिव को डायनोसिस कहा, कृष्ण को हेराक्लीज कहा, ये सभी चीज़ें भी मेगास्थनीज ने बताई। इसके अलावा इसने कहा कि यहाँ पर कोई दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हमारे लिए दास प्रथा अलग थी, इनके लिए अलग थी। मेगास्थनीज के अनुसार ऐसा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन हमने देखा कि अकाल राहत के विषय में भी लिखवाया गया है अशोक के द्वारा। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था।
मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक पुस्तक में अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। तो इससे ज़्यादा चीज़ें तो हमने ही आपको इसके बारे में बता दी कि, तो देखिए उनमें से कुछ को आप याद भी रखिएगा। जैसे कि एक आप याद रखिए, मेगास्थनीज क्या कहता था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इसके अलावा यह कहता था कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ते थे। देखिए एक कारण आप ऐसा भी मान सकते हैं कि साहब अब वो अपनी बेटी के ससुराल में है तो कैसे उनकी बुराई कर दे, तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज दूत था, ऑप्शन है ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का या ऑप्शन डी यूनानियों का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कुमारगुप्त। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी पुराणों में या ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें उसने कहा है कि यहाँ का जो समाज है वो 7 अलग अलग वर्गों में विभाजित है। जैसे उसने कहा कि साहब एक दार्शनिक हैं, पशुपालक हैं, कुछ किसान हैं, कोई योद्धा हैं, कारीगर हैं, सभासद हैं, ये अलग अलग यहाँ पर क्या थे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ग थे या क्लासेस थी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। क्या कहा गया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, जो हमने आपको बताया। इसके अलावा मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। ये कहाँ था? मौर्य काल में। अब देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी मौर्य काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी और क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वहाँ पर सामाजिक स्थिति क्या थी। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्थिति। तो देखिए एक तो पितृसत्तात्मक समाज उस समय तक हो चुका था, हम जानते हैं। 4 वर्गों में हमारे अकॉर्डिंग 4 वर्गों में हमारा समाज विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी और वर्ण संकर जातियां जो मानी जाती थीं यानी कि शूद्र वगैरह वे नगरों से बाहर रहा करते थे। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह इनका प्रचलन नहीं था। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर सामाजिक स्थिति यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति विस्तार में बात करेंगे जब आपकी सब्जेक्टिव क्लास होंगी, लेकिन यहाँ आपको इतना तो बता ही देते हैं कि यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। तो देखिए उनमें आप क्या याद रखिएगा? सबसे पहले जाति व्यवस्था थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। दूसरी चीज़ सती और बाल विवाह, सती एवं बाल विवाह ये इस समय तक नहीं थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति जो थी वह उस समय तक अलाउड थी और राज्य के नियंत्रण में थी। अलाउ थी और उस पर क्या होता था? राज्य नियंत्रण होता था। तो यह भी याद रखिएगा, क्या होता था? राज्य का नियंत्रण होता था। जो वेश्याएं होती थी उन्हें क्या कहते थे? गणिका कहते थे। एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही कलाकार हुआ करते थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर याद रखिएगा इनके बारे में। इनका जो सामाजिक स्थिति थी उस समय की मौर्य काल में, उसे याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4,
5, 6 या 7। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी देखते हैं आगे मैगस्थनीज की इंडिका, और ऑप्शन डी वायु पुराण। तो देखिए ऐसा कौन कहता है कि यहाँ पर दास्ता नहीं थी? मैगस्थनीज अपनी इंडिका में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब इसका कारण क्या था वो हमने आपको एक क्लास में बताया भी है कि यूनान में जो आपके दास होते थे उन्हें बहुत बुरे हालातों में रखा जाता था, हाथों में बेड़ियाँ होती थीं, बंधे हुए रहते थे। तो मैगस्थनीज के लिए दास का मतलब वही था कि जो इंसान बेड़ियों में बंधा हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ दास का कंसेप्ट अलग था। यहाँ पर अशोक जो है दासों को या युद्धबंदियों को उत्पादन कार्य में लगाता था। इसके अलावा जो सेवा करने वाले लोग थे उन्हें भी दास कहते थे। तो ये परिभाषा का अंतर था, जिसके कारण मैगस्थनीज को लगता है कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ दास प्रथा थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ऑप्शन है ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी पुराणों में, या ऑप्शन डी मैगस्थनीज की इंडिका में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी मैगस्थनीज की इंडिका में। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, पुराण हो, उनके अनुसार 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन है ए मृत्युदंड, बी सामानों की कुर्की या जब्ती, सी कारावास, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये एक अब थोड़ा और ज़्यादा डीप जाकर के क्वेश्चन पूछा है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। तो यदि कोई टैक्स चोरी करेगा तो उस समय तो आप अधिकतर चीज़ों का दंड मृत्युदंड ही मान करके चलिएगा। अब यहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। ये जरूर याद रखिएगा कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना हुआ करता था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, यानी कि 100 रुपये कमाए तो उसका 1/10 आपको 10 रुपये देने होंगे। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियाँ? 30। वैसे 6 समितियाँ, और हर समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य होते थे। 30 सदस्य ओवरऑल काम करते थे। और कितनी समितियों में होते थे? 6 में। तो एक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, या डी अशोक शिलालेख। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका में आपको पाटलिपुत्र के या मौर्य प्रशासन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और ये हमने आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी पहले बताई हैं कि उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। एक बार उसे हम पुनः देख लेते हैं कुछ चीज़ों को कि वहाँ पर क्या क्या था। ये हम आपको वैसे बता भी चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, सप्तांग सिद्धांत चलता था। किसका? चाणक्य का। इसके अलावा देखिए कितने मंत्री होते थे, तो एक चीज़ याद रखिएगा 18 मंत्री हुआ करते थे। अब कौन सा मंत्री क्या करता था वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इन 18 मंत्रियों को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। यह भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और फिर 3-4 प्रमुख मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर 3-4 होते थे। इन्हें क्या कहते थे? तो इन्हें कहा जाता था मंत्रिण। क्या कहते थे? मंत्रिण कहते थे। फिर देखिए हमने आपको अलग अलग वो बताए, जैसे समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, और आठवेक यानी वन विभाग का जो होता था, फिर प्राशस्ता, पत्राचार विभाग का प्रमुख। तो वो सभी चीज़ें हम आपको पहले ही लिखा चुके हैं, तो उन्हें आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो कुछ फैक्ट बताए गए हैं उन्हें भी याद रखिए। और प्रांतीय प्रशासन क्या होता था? तो 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था।
और प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहा करते थे। वो पूरी डिटेल हम आपको सब्जेक्टिव क्लासों में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी मेगस्थनीज की इंडिका, सी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, या ऑप्शन डी अशोक का अभिलेख। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज की इंडिका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंडिका। कई बार हम कर चुके हैं और चैप्टर की शुरुआत में ही हमने आपको कई पुस्तक और उनके लेखकों के नाम भी बताए थे। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक था? ऑप्शन है ए नियार्क्स, बी मेगस्थनीज, सी प्लूटार्क और डी डायोडोरस। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो देखिए वही आपका रिपीट हो रहा है, सीधे उत्तर लगाते हैं ऑप्शन बी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका का लेखक कौन था? तो देखिए वही ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? अब देखिए ये एक शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ए नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या ऑप्शन डी शिल्पकारों का संरक्षण। और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। वास्तविकता में ही बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वह मौर्य काल से ही नगर पालिका प्रशासन का एक कार्य बना हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा। उस समय भी नगर पालिकाएँ थीं और जो हमने बात की कितनी समितियां होती थीं, 6 समितियां, 5-5 सदस्य होते थे, कुल आपके पास 30 सदस्य इनमें हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख कौन था? नागरिक या परम मुख्य था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। तो देखिए यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में भी यह काम कौन करता है? नगर पालिका ही करती है, गांव में ग्राम पंचायत करती है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या याद रखना है? एक तो उस समय की जो नगर पालिकाएँ थी उसमें कितनी समिति थी? 6। एक में हर एक में कितने सदस्य? 5-5 सदस्य। और जो उसका प्रमुख होता था नगर पालिका का, उसको क्या कहते थे? नागरिक या परमुख्य कहा जाता था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ए संस्कृति, कला व साहित्य का, दूसरा है सोने के सिक्कों का, तीसरा प्रांतीय विभाजन का, और चौथा हिंद कुश तक साम्राज्य का। अब ऑप्शन है ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए बी सी, या ऑप्शन डी केवल ए सी डी। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा सही है, किस किस चीज़ का विकास किया। पहला दिया है संस्कृति, कला व साहित्य का, तो यह तो बिल्कुल सही है। संस्कृति में, कला में, साहित्य में तो देखिए आपको उससे पहले कहीं भी इस तरह से शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरा सोने के सिक्कों का, तो देखिए उस समय सोने के सिक्के तो नहीं चला करते थे। फिर प्रांतीय विभाजन में बिल्कुल सही है, 5 प्रांत उस समय थे, याद रखिएगा। और हिंद कुश तक साम्राज्य का, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र
एवं सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम लिखे हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, अवंतिरट, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्या पूर्वी। देखिए पूर्वी को प्राची कहते हैं, जो हमने आपको हिंदी में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाला अध्याय चल रहा है उसमें बताया ही, तो वहाँ पर याद रखिएगा। उत्तरापथ कौन सा हो गया? ये आपका नॉर्थ हो गया। दक्षिणापथ साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, पूर्वी। इसके अलावा अवंतीपथ कौन सा हुआ? अवंतीपथ आपका हुआ वेस्ट, और एक और उसमें फिर उसने जोड़ लिया कलिंग। तो इन्हें आप याद रखिएगा। और देखिए स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक शासकों को जाता है, जिनकी हम चर्चा आगे जा करके करेंगे कि किसने प्रारंभ किए सबसे पहले कौन से सिक्के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाग एवं बली थे। तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते जा रहे हैं कि उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या थीं, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सभी चीज़ों पर अब हम बात करेंगे। तो देखिए ऑप्शन है ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान, या ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग। तो देखिए भाग एवं बली होते थे राजस्व के स्रोत, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम ओवरऑल आर्थिक जो स्थिति थी उस समय की, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी सबसे पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर अलग अलग भूमि थी, जैसे राजकीय भूमि को सीता कहते थे। तो देखिए ये चीज़ें लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है कि सीता किसे कहते थे। कई लोग वहाँ पर ऑप्शन में ढूंढते हैं कि राम की पत्नी, लेकिन सीता जो है राजकीय भूमि होती थी मौर्य काल में, तो उसे याद रखिएगा। राजकीय भूमि क्या है? सीता। फिर देखिए, और इस पर क्या होता था? 1/2 कर लगता था। कर कितना लगता था? 1/2। फिर भाग होता था भू राजस्व। भाग क्या था? भू राजस्व, जो कि 1/6। 1/6 क्या लगता था? भू राजस्व लगता था। फिर देखिए इसके अलावा सेतुबंद होता था जो कि सिंचाई कर था। बेगार प्रथा थी, उसे भी लिख लीजिएगा यहीं पर। बेगार को क्या कहते थे? बेगार को कहते थे विष्टि। विष्टि या विष्ट कहा जाता था। और सूती वस्त्र उद्योग भी काफ़ी इनका प्रमुख था। इसके अलावा देखिए इनके समय पर थोड़े बहुत सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये कहीं कहीं इनके साक्ष्य आपको मिलते हैं। और ये चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो देखिए मुख्यतः कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए यहाँ पर भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत थी। बलि क्या होता था? तो देखिए लोग अपनी स्वेच्छा से ही क्या करते थे? राजा को कोई फल दे गया, केले दे गया, अमरूद दे गया, कोई एक बकरी दे गया, कोई कुछ दे गया, जो अपनी इच्छा से दे दें वह बलि थी। और जो राजा स्वयं लेता था वह क्या होता था? वह भाग कहलाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ए अग्रोनोमोई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष, या ऑप्शन डी अक्राध्यक्ष। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा है। अब देखिए यदि अभी आपने सुना होगा, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई ध्यान से आपने सुनी है, तो यह क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। भूमि क्या होती थी? सीता, उस पर लगने वाला कर और उसे वसूलने वाला सीता अध्यक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यदि आपने ये डायरेक्ट फैक्ट भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसे क्या करेंगे? तो भी आप इसे आसानी से इस प्रकार से कनेक्ट करते हुए इस पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अग्रोनोमोई कहा गया है, ये क्या था? तो देखिए अग्रोनोमोई होता था जैसे आज के समय का DM है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उस प्रकार से अग्रोनोमोई होता था। शुल्काध्यक्ष क्या होता था? शुल्काध्यक्ष व्यापार पर जो शुल्क लेता था, कौन होता था?
जो व्यापार कर वसूलता था। देखिए यहाँ पर कौन कौन से और अधिकारी थे वो आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और अक्राध्यक्ष क्या होता था? यह खान जो होती थी, खदान, उनका नियंत्रण करता था। क्या करता था? यह उस समय खदानों का नियंत्रण करता था। इम्पोर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य किया करता था, जबकि अग्रोनोमोई क्या करता था? जिले के अधिकारियों को कहा जाता था, डीएम को। फिर शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था, और अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। तो यही चीज़ें अभी हमने आपको ऊपर बताई। तो देखिए, ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो अब हम अगली क्लास में करेंगे, और उन सभी क्वेश्चंस को करके आपका मौर्य काल वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसमें समय लेकर चीज़ों को अच्छे से डीप में बता करके, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसे करने में बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि वहाँ पर ना हो पाए, आप बिल्कुल उसे करने में कामयाब हों। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तब तक आप हमारी वेबसाइट पर और अदर क्विज़ेस को देते रहिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।